हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसे बयान के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको लेकर मेरे मन में नाराजगी है, दुख है, तकलीफ है। बात ऐसी है जो न किसी को सुननी चाहिए, न किसी को कहनी चाहिए, न जिसका जिक्र होना चाहिए। लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा काम ऐसा है, मजबूरी है, आपको बताना पड़ेगा। आप भी सुनेंगे, आपको भी गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी। ये बात बताना जरूरी इसलिए भी है ताकि आज सबको पता चले कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले कितने घटिया लेवल पर उतर आए हैं और दुनिया के कैसे कैसे फोरम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको दुख होगा ये जानकर, इस बार बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है। आज सारी मर्यादाएं पार हो गई जब नरेंद्र मोदी की मां को एक बहुत शर्मनाक गाली दी गई। बात इतने गिरे हुए स्तर की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या कहा गया। आप सुन भी नहीं सकते कि क्या कहा गया। आज बीबीसी की रेडियो सर्विस पर एक लाइव शो के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को इतनी गंदी गाली दी गई कि एक घिनौने अपराध की श्रेणी में आता है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत बात हुई, लेकिन मुझे लगता है बात नहीं, इसकी तो सिर्फ निंदा होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। दुनिया के हर धर्म में मां का आदर करना सिखाया गया है। मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला, मां को गंदी गाली देने वाला इंसान तो नहीं हो सकता। शॉकिंग बात यह कि यह शर्मनाक हरकत किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के नाम पर की गई। ये गाली ऐसे शख्स ने दी जो धरने पर बैठे किसानों को सपोर्ट कर रहा था। इस हैवान का न तो किसानों से कुछ लेना देना है, न हमारे देश से कुछ लेना देना है। ये शख्स एक विदेशी है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो किसान नेता जिन्हें किसी ने खालिस्तानी कह दिया था तो गुस्सा हो गए थे? आज जब उनकी आड़ लेकर उनके नाम पर एक गिरे हुए व्यक्ति ने एक मां को गाली दी तो ये लोग खामोश क्यों हैं? वो मां तो राजनीति में नहीं है, उस मां ने तो किसी का विरोध नहीं किया, ये लोग चुप क्यों हैं? विरोध के नाम पर इस तरह की घटिया हरकत हो, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना, उन्हें मां की गाली देना, यह हर देशवासी का अपमान है। देश का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, वो देश के 130 करोड़ों का नुमाइंदा है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता है, हमारा गौरव है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, इस देश का मान है। उनके खिलाफ इस तरह के अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? बीबीसी पुरानी संस्था है, दुनिया में उसका सम्मान है, बीबीसी की परंपराएं हैं, लोग बीबीसी को इज्जत से देखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग बीबीसी का इस्तेमाल करेंगे तो यह बीबीसी के लिए भी चिंता की बात है। इसीलिए मैंने इस मुद्दे पर बीबीसी के जिम्मेदार लोगों से बात की, उनसे पूछा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि लाइव शो के दौरान हम पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो हुआ उसके लिए बीबीसी शर्मिंदा है। बीबीसी को इस गंदी मानसिकता के व्यक्ति की इस हरकत के लिए दो बार माफी मांगनी पड़ी। यह शर्मनाक हरकत किसान आंदोलन को लेकर बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक लाइव डिबेट शो में हुई। रेडियो की एंकर किसी साइमन से बात कर रही थी और इसी दौरान साइमन ने पंजाबी में प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी। एंकर को तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या बात हुई है। बाद में जब उसे पता चला तो एंकर ने भी माफी मांगी
और बीबीसी ने कहा कि लाइव शो में हम तरह तरह के प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और जो हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम अपने सब सुनने वालों से माफी मांगते हैं। किसी को भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का हक है, किसी को भी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का हक है। मुद्दों पर विरोध करना लोकतंत्र पे जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को गंदी गाली देना, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मोदी को गाली देकर इस शख्स ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। और भी शर्म की बात यह है, क्योंकि प्रोग्राम रेडियो पर हो रहा था, इसलिए गाली देने वाले की शक्ल तो किसी ने नहीं देखी। उसने अपना नाम साइमन बताया, लेकिन खुद को इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे वो एक सिख हो। उसने पंजाबी में ही गाली दी थी, लेकिन जो बात की उससे सबका सिर शर्म से झुक गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा जिसने यह हरकत की है वो कुछ भी हो, लेकिन सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा सिख मां का, बहन का अपमान कर ही नहीं सकता। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जथेदार अकाल तख्त साहिब ने भी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा भी की और ताड़ना भी की। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कभी भी सिख नहीं हो सकते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जहाँ इसकी निंदा करती है, वहाँ ये स्पष्ट कहना चाहती है ये लोग किसानी आंदोलन के भी दुश्मन हैं और सिक्खी के भी दुश्मन हैं। कोई भी सच्चा सिख कभी भी किसी की अभद्र भाषा माँ बहन के लिए नहीं बोल सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बीबीसी के खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बिना फिल्टर किए ऐसी बात को चलाया, क्योंकि इससे हमारे सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। हमें दुख हुआ जानकर ऐसा कि किसी माँ बेटी के लिए ऐसा बोला जा रहा है। सिरसा ने जो बात कही, अकाल तख्त का उन्होंने जिक्र किया। इस तरह की भाषा करने वाले, मां को गाली देने वाला सिख तो नहीं हो सकता। सिख धर्म ने मां का सम्मान सबसे ऊपर रखा है। यह सब सिखों को बदनाम करने की साजिश है, नफरत फैलाने की कोशिश है, लोगों को आपस में लड़वाने की हरकत है। यह सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है। भारत की छवि को खराब करने की एक नीयत से किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की मुहिम के तहत हो रहा है। मोदी विरोध की यह मुहिम विदेशों से चल रही है। इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी बातों पर अपने जज्बात को काबू में रखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने वालों की घोर निंदा करने की जरूरत है। लेकिन चिंता तब होती है जब इस तरह की मुहिम को हमारे देश में बैठे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, जब हमारे देश में अपने ही लोग नफरत की आग को हवा देने की कोशिश करते हैं, तो और दुख होता है। और आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यही किया। मैंने देखा है कि राहुल गांधी जब जब विदेशी मीडिया से बात करते हैं तो मोदी की इमेज पर हमला करते हैं। राहुल किसी भी तरह से मोदी की छवि को खराब करना चाहते हैं और यह काम कहकर करते हैं। वो मानते हैं कि जब तक वो मोदी की छवि को खराब नहीं करेंगे तब तक उनका काम नहीं बनेगा। आज उन्होंने जो किया वो इसका सबूत है, और वो मैं आपको दिखा देता हूं। आजकल राहुल गांधी का नैरेटिव यह है कि मोदी ने भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। यह बात कई जगह विदेशी मीडिया में भी बार बार कही जाती है। राहुल गांधी कहते हैं मोदी ने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। सारी संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम में राहुल गांधी ने आज यही सब बातें कही। जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जब वो संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि 1975 में उनकी दादी मां इंदिरा गांधी ने क्या किया था। तो आज बचने के लिए राहुल गांधी ने कहा दादी ने देश में इमरजेंसी लगाने का जो फैसला किया था वो गलत था। और इसके बाद उन्होंने अपनी बातें कहा इस वक्त देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, सारी संवैधानिक संस्थाओं की आज़ादी छीन ली गई है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो पहले तो सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या था।
I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। राहुल गांधी को शायद पता नहीं कि इमरजेंसी क्या होती है। मुझे मालूम है इमरजेंसी क्या थी, कैसी थी। उस वक्त सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर, सोचना भी गुनाह था। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या आवाज उठाने की कोशिश की, वो अगले दिन का सूरज उगने से पहले जेल में होते थे। मैंने इमरजेंसी को भुगता है, इमरजेंसी को करीब से देखा है, इमरजेंसी के दर्द को झेला है। मैंने बोलने की आजादी के लिए कई महीने जेल में बिताए। पुलिस थाने में पिटाई सही है। मुझे पता है राहुल जी इमरजेंसी क्या होती है। यह कहना बहुत आसान है कि देश में इमरजेंसी लग गई है, लेकिन इमरजेंसी का मतलब तो वो बता सकते हैं जिन्हें पुलिस ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो बता सकते हैं जो उस वक्त जेलों में ठूस दिए गए थे। न बोलने की आजादी थी, न जीने की आजादी थी। जीने का हक छीन लिया गया था। खबरें छापने से पहले सेंसरशिप का सामना करना पड़ता था। सरकारी अफसर खबरों को चेक करते थे। जो सरकार चाहती थी अखबारों में वही छपता था। रेडियो और टीवी में वही बताया जाता था, वही दिखाया जाता था जो सरकार अप्रूव करती थी। जो सरकार की बात न सुने उसे टॉर्चर किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, बेल नहीं होती थी। पूरा देश कैद में था। राहुल गांधी ने इमरजेंसी देखी होती तो आज इस तरह की बातें ना करते। कांग्रेस ने 1975 में जो किया, उस लोकतंत्र की हत्या को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला तो 1975 में घोटा था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये भारत की संस्कृति है, भारत के महान लोगों की ताकत है। उन्होंने लोकतंत्र को मरने नहीं दिया। लोगों ने मार सही, कुछ लोगों ने मौत का सामना किया, लेकिन बोलने की आजादी के लिए लड़ मरे। और नतीजा ये हुआ कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो गया। आज किसी की हिम्मत नहीं कि देश में इमरजेंसी लगा सके, किसी की हिम्मत नहीं कि देश में से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन सके। अब कोर्ट आजाद है, मीडिया आजाद है। राहुल जो आज कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमारे मजबूत लोकतंत्र का सबूत है। अगर इमरजेंसी होती तो वो दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर नहीं कह पाते। इसीलिए आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल की बत्ती देर से जलती है। जैसे राहुल को कांग्रेस की गलती 46 साल के बाद समझ आई, वैसे ही राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास भी होगा। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो, और इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आयत। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी।
शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं और वैसे भी उनका स्वभाव भी ऐसा है कि बड़ा संभल कर बोलते हैं। उन्होंने तो कम कहा, लेकिन बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने बड़ा तीखा हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि बार बार हारने की वजह से अब राहुल गांधी की आदत हो गई है, वो अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी जी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, उनसे ना हो पाएगा। वो सारी जगह ठीकरा फोड़ेंगे जी। वो कहेंगे ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, हाई कोर्ट खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, और इंदिरा गांधी भी गलती कर रही थी। सबके माथे पर ठीकरा फोड़ेंगे। इंदिरा गांधी को लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया को बचाना है तो इंदिरा गांधी ही पीएम रहनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत के संविधान को ताक में रख के इमरजेंसी लगाया गया। 1,25,000 लोगों को, घर जो बैठे हुए थे उनको बिना कारण बताओ नोटिस दिए, बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, डिटेंशन का कॉज बताए, उन्हें जेल में रखा गया। 2-2 वर्षों तक लोग जेल में रहे। सारे ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग लालकृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी, जेटली जी, मोदी जी, इन सभी लोगों को पकड़ा गया था। उस समय तमाम अखबारों के इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया था ताकि कोई अखबार इंदिरा जी के खिलाफ कुछ छाप न सके। उसको ये आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? सुबह टीवी 6 बजे ऑन करिएगा तो कोई कांग्रेस का नेता मोदी जी को गाली दे रहा होगा। यही राहुल गांधी कहते थे, मोदी तो चोर है, मोदी को डंडे पड़ेंगे, बाहर निकल के लोग मारेंगे, अभी 6 महीने के अंदर मोदी को मार देंगे। और उसके बाद उनके एक नेता कहते थे मोदी को बोटी बोटी काट देना है। किसी ने मोदी जी को कॉकरोच कहा, किसी ने यमराज कहा, ये कांग्रेस के नेता। और क्या करना चाहते हैं बताइए? और कितनी इनको अभिव्यक्ति चाहिए? फिर इनके भाई कह रहे थे भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इन्हीं के राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कह, मतलब क्या अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए? इसके बाद संबित पात्रा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। संबित ने कहा कि राहुल गांधी देश में इमरजेंसी की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इमरजेंसी तो कांग्रेस में लगी है। अगर कुछ नेता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो उन्हें पार्टी विरोधी करार दे दिया जाता है। अगर कोई राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दे तो उसका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। गुलाम नबी आजाद इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो लोग यहां दंगे कराएंगे, आपको क्या लगता है? भले राहुल गांधी उनके साथ खड़े हो, भले ही सोनिया जी उनका साथ देती हो, मगर ये मजबूत सरकार है, उनके खिलाफ केस होगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हमारी तो दम्भी सरकार है, बहुत ही अहंकारी सरकार है। इनको लगता था कि एक राज परिवार है। इनको लगता था कि ये जो भारतवर्ष है इनकी बपौती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के बाद सोनिया, राजीव गांधी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के रहते रहते राहुल जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये क्या मजाक बना रखा है? आज एक साधारण, आपने प्रधानमंत्री जब पहली बार यहां पर कैंपेन कमेटी के चीफ बन के आए मोदी जी, उनको कहा तू चाय बेच, जाके बाहर जाके चाय बेच, तेरी हिम्मत कैसी है, तू प्रधानमंत्री बन जाएगा। आज वही उसी घर के लोग, उसी राजतंत्र के लोग यहां एक्टिंग कर रहे हैं चाय पत्ती तोड़ने की। अब यह अहंकार नहीं है, पहली बार आम व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया है राजतंत्र के खिलाफ, पहली बार। और ये इमरजेंसी की बात करते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, इन्हीं के नेताओं ने इनको कल कालिख मला इनके मुंह के ऊपर। राहुल गांधी के लिए जब कहा कि भैया ये आप जो आईएसएफ के साथ अलायंस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि आप गुलाम नबी आजाद के पुतले फूंक दो। ये आपकी अभिव्यक्ति क्या? इमरजेंसी आपके घर के अंदर लगी हुई है साहब। ये G23 क्या होता है? ये G23 कोई बीजेपी के हैं क्या? ये आप ही के हैं। एक और नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। उस समय के छात्र आंदोलन में शामिल थे। वो आमतौर पर दूसरों की बात पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन आज नीतीश कुमार बोले। नीतीश ने कहा कि राहुल ने इमरजेंसी देखी नहीं, वो इमरजेंसी का मतलब जानते नहीं, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था। अगर राहुल को असलियत मालूम होती तो वो ये नहीं कहते कि इस वक्त देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सबको मालूम है कि इमरजेंसी बिल्कुल गलत था और इमरजेंसी के शिकार तो हम सब लोग थे। जेपी के नेतृत्व में सब कुछ पूरे देश में आंदोलन चला और उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था, किस प्रकार से देश भर में कितने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी की गई थी और किस तरह से इमरजेंसी के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो
चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके इनके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में, और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक संग मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई थी, तो ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो ये उनका विचार है। इन सब चीजों के बारे में वो बोल रहे हैं, तो सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का विरोध करना, नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी की सरकार की नीतियों का विरोध करना, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। और ये सब करते हैं, ये देश में होता है। लेकिन राहुल गांधी का मकसद क्या है? राहुल गांधी खुद कहते हैं उनका मकसद है नरेंद्र मोदी को बदनाम करना। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कई बार कह चुके हैं कि वो मोदी की इमेज को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी ने राहुल को समझा दिया है कि जब तक मोदी की छवि साफ है वो मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मोदी मजबूत हैं वो उनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी राहुल चीन के नाम पर नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर कहते हैं, कभी उद्योगपतियों की बात करते कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2 उद्योगपति चलाते हैं, अंबानी अडानी के फैसले होते हैं। अब और आजकल उन्होंने इसमें तानाशाही के इल्जाम को जोड़ दिया है। और आजकल राहुल गांधी मोदी के साथ साथ आरएसएस को भी लपेटते हैं। उनका कहना है कि पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार का रिमोट आरएसएस के पास है। आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस के लोग सरकारी संस्थानों में घुस गए हैं। राहुल गांधी को लगता है कि आरएसएस के स्कूल पाकिस्तान के इस्लामिक मदरसों से भी ज्यादा खतरनाक हैं और आरएसएस इस देश का इतिहास बदलने में लगा है। ये सारी बातें वो आरएसएस के बारे में सोचते हैं। जरा आप सुनिए। Higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the Constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asks the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system is going to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. राहुल गांधी के इस बयान पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरएसएस को समझने में राहुल को बहुत वक्त लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आरएसएस का सम्मान है। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना। यही संघ करता है। आरएसएस की विचारधारा से विरोध हो सकता है, आरएसएस के काम करने के तरीके से विरोध हो सकता है, लेकिन जो लोग आरएसएस में हैं, संघ में हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करना ये ठीक नहीं है। आज आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल कुछ दिन के लिए आरएसएस के शिविर में आए तो उनके दिमाग में
जो कूड़ा कचरा है वो साफ हो जाएगा, देश प्रेम क्या होता है ये राहुल को पता चलेगा और वो पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करेंगे। देश के विभाजन और आजादी से पहले और बाद में कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है, आरएसएस के देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना। और धीरे धीरे वो गालियां देते देते आज पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी इररिलेवेंट हो गए हैं। आरएसएस गैर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव जीवन मूल्यों से ओतप्रोत देश प्रेम और समाज सेवा की सबसे बड़ी पाठशाला थी, है और रहेगी। उनसे पार्टी संभलती नहीं, इसलिए बाकियों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आरएसएस गैर राजनीतिक, वो जब भी बोलते हैं ऐसे लगता है कि वो प्रो पाकिस्तान बोल रहे हैं, प्रो चीन बोल रहे हैं और एंटी हिंदुस्तान बोल रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए। इंदिरा जी का बात करने का अपना अलग अंदाज है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर जाएं, सच्चाई पर जाएं, तो ये बात सही है कि राहुल गांधी को संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में, आरएसएस के स्कूलों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। आरएसएस के स्कूलों को पाकिस्तान के मदरसों से कंपेयर करना ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको बता देता हूं, आरएसएस सीधे तौर पर कोई स्कूल नहीं चलाता। आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती और समर्थ शिक्षा समिति, ये दो संस्थाएं हैं जो देश भर में करीब 20,000 स्कूल चलाती हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आदि आवासीय विद्यालय वो इनमें शामिल है। राहुल गांधी को शायद पता भी नहीं होगा ये स्कूल आज नहीं शुरू हुए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, यानी 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई थी। सरस्वती शिशु मंदिर हो या विद्या मंदिर हो, इनमें भारतीय संस्कृति पर जोर दिया जाता है। इन स्कूलों से पढ़कर जो लोग निकले हैं, आज मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूलों में महापुरुषों के बारे में, भारतीय परंपराओं के बारे में जितनी जानकारी दी जाती है और संस्कार विद्या भारती के स्कूलों में दिए जाते हैं, वो और कहीं नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से लेकर असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम तक पिछड़े इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में, कर्नाटक और केरल के पिछड़े इलाकों में, गरीब लोगों के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरएसएस ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, सराहनीय है। अपना घर बार छोड़कर संघ के हजारों कार्यकर्ता जंगलों में रहकर किस तरह आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को कम से कम एक बार जाकर देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर मोदी को क्यों कोसा, लेकिन पहले 35 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच, जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर, जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त। आज मुंबई में दिन भर चर्चा रही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स रेड की। इसे भी इमरजेंसी से जोड़कर देखा गया, तानाशाही बताया गया। आज टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप समेत कई लोगों के घरों पर मुंबई और पुणे में 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ शिवाशी सरकार के घर पर भी आईटी की रेड हुई। कई बड़े स्टार्स को मैनेज करने वाली
क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स के घर पर भी छापेमारी हुई। इस सब के बीच आज इनकम टैक्स टीम की रेड मेन फोकस कर रही थी फैंटम फिल्म्स नाम के प्रोडक्शन हाउस पर। 2011 में शुरू हुए इस प्रोडक्शन हाउस ने लुटेरा, क्वीन, मसान और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, लेकिन इसे 2018 में बंद कर दिया गया था। इस प्रोडक्शन हाउस के प्रमोटर्स में अनुराग कश्यप, प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी, प्रोड्यूसर विकास बहल और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर मधु मंटेना थे। लेकिन बाद में अनुराग कश्यप ने गुड बैड फिल्म्स और मोटवानी ने आंदोलन फिल्म्स के नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों को लगता है कि प्रोडक्शन हाउस बंद करने के बाद इन लोगों के बीच में जो इंटरलिंक्ड ट्रांजैक्शन हुए उसमें टैक्स की चोरी हुई। वो सारी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं और इसीलिए रेड्स की गई। लेकिन महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर सियासत हुई। इनकम टैक्स की रेड को बदले की कार्रवाई साबित करने की पूरी कोशिश हुई। महाराष्ट्र की असेंबली में आज यही मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इनकम टैक्स की रेड को डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री बोले। अशोक चव्हाण ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे चुप कराने के लिए जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया जाता है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज़ बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। आज की इंटर टैक्स रेड को लेकर एनसीपी ने वही बात कही जो कांग्रेस ने कही थी। नवाब मलिक और जितेंद्र आव्हाड दोनों मंत्रियों ने कहा अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू सरकार के खिलाफ काफी मुकर रहे हैं। टैक्स रेड के जरिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाई डेमोक्रेसी के अंत की तरफ इशारा करती है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और कोई ये नया नहीं, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताज़ा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। कांग्रेस, एनसीपी के बाद शिवसेना के नेताओं ने भी आईटी रेड की कार्रवाई को गलत बताया। महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार से विरोध जताने वालों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आईटी हो या जो केंद्रीय एजेंसी जो है उसको जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए किसी ने भी जो सच है, उसके साथ जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी ने किसी के बारे में खिलाफ बात किया तो ऐसे प्रकार की कार्रवाई करना गलत है। क्योंकि इल्ज़ाम सरकार पर लगाए गए थे, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। जावड़ेकर ने कहा इस तरह के मामले में सियासत की जगह नहीं है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपना काम करने में लगी हैं। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। इनकम टैक्स की रेड न तो कोई पहली बार हुई है न कोई आखिरी बार हुई है। अब बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार का विरोध करने के बाद इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है तो फिर कंगना रनौत के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो क्या था? जब कांग्रेस की सरकारें देश में थी तब भी फिल्म इंडस्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड होती थी, उस वक्त इसने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मोदी के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे एनसीपी और शिवसेना राहुल गांधी की लाइन को आगे बढ़ाते हैं।
आज महाराष्ट्र में यही दिखाई दिया। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स रेड में जांच के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार पूरी की पूरी खड़ी हो गई, उनके बचाव में आ गई। उद्धव सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार अजय देवगन को परेशान किया गया, सरेआम बेइज्जत किया गया, लेकिन कोई मंत्री नहीं बोला, किसी ने जुबान नहीं खोली। बात 24 घंटे पहले की है, मामला मुंबई का है। अजय देवगन शूटिंग के लिए फिल्म सिटी जा रहे थे। रास्ते में दिंडोशी इलाके की सड़क पर राजदीप सिंह नाम का एक युवक अजय देवगन की गाड़ी के सामने आ गया। अजय देवगन के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, गालियां दे रहा था। राजदीप सिंह चाहता था अजय देवगन किसान आंदोलन का समर्थन करें। करीब 15 मिनट तक यही होता रहा। अजय देवगन गाड़ी में बैठे रहे, गालियां सुनते रहे। उन्होंने पुलिस को फोन किया। 15 मिनट बाद पुलिस राजदीप सिंह को पकड़कर थाने ले गई। अजय देवगन देख लो, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ 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 ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਆਪ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸੱਤੇ ਲਾੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬੈਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ। ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਊਗਾ। ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲਾੜ ਦਾ ਥੂਆ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਥੂਆ ਥੂ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ थूआ देने दे। जरा सोचिए, किसान आंदोलन के नाम पर किसानों की आड़ लेकर जब इस तरह की हरकतें होती हैं, क्या इससे किसान आंदोलन को मान मिलेगा? अजय देवगन आमतौर पर कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाले एक्टर हैं, अपने काम से काम रखते हैं। अजय देवगन महाराष्ट्र में पले बढ़े, 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने सरदार भगत सिंह पर फिल्म बनाई, मराठा वॉरियर तानाजी पर फिल्म बनाई, बहादुरी की कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंचाई। लेकिन अजय देवगन की कार को रोका गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने इसके लिए एक लफ्ज नहीं बोला। और क्यों नहीं बोला, यह मैं आपको बता देता हूं। असल में जब रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग ने किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने वाले ट्वीट किए थे, तो अजय देवगन ने उसका विरोध किया था और अपनी बात ट्विटर पर लिखी थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अजय देवगन के साथ खड़े नहीं होना चाहते थे। राजनीति किस कदर लोगों को बदल देती है। भारत रत्न लता मंगेशकर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो दो महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी जांच करवा दी। महाराष्ट्र की सरकार देश के साथ खड़े होने वालों की जांच करवा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को जो असल में करना चाहिए महाराष्ट्र की जनता के लिए, वो नहीं कर रही। कोरोना के वैक्सीनेशन की ड्राइव को लेकर आज बहुत सारी अच्छी खबरें भी आई। कोरोना की हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बड़ी बात है। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट आ गए। भारत बायोटेक ने दावा किया कि कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है, यानी वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। आज सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया कि अब कोरोना वैक्सीन की डोज 24 घंटे मिलेगी, यानी आप अपनी सुविधा के मुताबिक जब चाहें दिन में, रात में वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। लोगों में भी वैक्सीन को लेकर उत्साह है, डर कम हुआ है, भरोसा बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन की डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अभी तक ऐसे इंतजाम नहीं हो पाए जैसे होने चाहिए। कम से कम महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आई वो चिंता में डालने वाली है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस आजकल महाराष्ट्र में है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,855 नए केसेस सामने आए हैं। 42 लोगों की मौत हुई है। यहां की सरकार को तो सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था। इसके बावजूद वैक्सीनेशन के सही इंतजाम नहीं देखने को मिले।
मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, नागपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की है। नागपुर में टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, भीषण गर्मी है। वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी है। जो लोग आए हैं, आप जानते हैं, ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। इसमें 80 साल के लोग भी हैं, 90 साल के लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड है, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन इनकी उम्र भी 45 साल से ज़्यादा है। ऐसे लोगों को कई कई घंटे तक धूप में खड़ा होना पड़ा। न पीने का पानी मिला, न ऐसी जगह जहां छाया हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह से लोकल प्रशासन को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा इस बद इंतज़ामी के लिए। और वाकई में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंतज़ाम नहीं किए थे। ना ही वैक्सीनेशन के लिए जो लोग वहाँ आए थे उनको जानकारी देने का कोई तरीका था। इससे लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि अब बड़ी मुश्किल से खुद को कोरोना से अब तक बचा कर रखा है, लेकिन जिस तरह की बद इंतज़ामी वैक्सीनेशन के लिए हो रही है, उसे देखकर डर है कहीं यहाँ से वो कोरोना लेकर घर न जाएं। ये कुछ बता नहीं रहा, अभी कब देंगे बोल रहे कि हुकूमत दिया नहीं अभी तक। यहाँ खड़े 2-3 घंटे हो गए खड़े हैं अभी। कब से आए आप? 9 बजे से। क्या कह रहे हैं ये? कुछ तो बता ही नहीं रहे, अभी बोलते कूपन देंगे, कल आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि हम भी घर में कोरोना लेके जाने वाले हैं क्या? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। हम अब तक बैठे थे, अभी बाहर निकले अपने आप को, लेकिन अभी तक बचा के रखे थे, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि हम यहाँ से कोरोना लेके ही जाएंगे घर। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। यहाँ 1.5 महीना पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया, बार कॉर्पोरेशन में इंक्वायरी किया है, वो कुछ रिस्पांस देते नहीं है। सो आई केम हियर, 3 घंटे से खड़े हैं। कितनी उम्र है आपकी? 76। कब से खड़े हो? 9 बजे से। 9 बजे से अब तक कुछ नहीं हुआ? पहले उनको टोकन दे देना चाहिए कि अगर नहीं इतनी बजे तक नंबर आया, जैसे बोला है कि 300 लोगों को देंगे, अगर 300 अगर हो गए तो फिर बाकी लोगों को 9 बजे 10 बजे ही बोल देना चाहिए कि भाई आप लोग जाइए, कल आके लीजिए। कल ये टाइम पे 9 बजे से खड़े हैं। मिस्टर भी हार्ट पेशेंट है, शुगर है। अच्छा, आपको शुगर और हार्ट पेशेंट है? हाँ, बैठने को भी जगह नहीं है, धूप भी। खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए। बच्चे लोग बोले फुटपाथ पे बैठे, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, यहाँ कुछ बैठने का इंतजाम भी नहीं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना टोकन दे रहे, ना कुछ दे रहे, परेशानी बहुत हो रही है, इसलिए बैठ गए, क्या करें। 50 तक उन्होंने टोकन बांटे और फिर हमको चिट्ठी नहीं मिली। कल हमको सवेरे 9 बजे आने को कहा है। फिर से आना पड़ेगा? फिर से आना पड़ेगा। हम धनतोली में रहते। जरा सोचिए, इन बुजुर्गों का गुनाह क्या है? वो तो वैक्सीन लेने आए हैं, कोरोना से लड़ाई के इस जंग में मदद करने के लिए आए हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने अफसरों से पूछा, जवाब मिला इंतजाम तो सारे हैं लेकिन भीड़ ज्यादा है, क्या करें। यदि कोई लंबी कतार यहाँ लगा के खड़ा होता है तो एटलीस्ट पानी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था अंदर रखी है हमने, सबको बताया था कि पानी की व्यवस्था रखिए। माइक, पुलिस के माइक पे हमने अनाउंस किए थे। सर, उन बुजुर्गों का ऐसा कहना कि 1 साल तक हमने अपने को बचा के रखा, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग लाइन में नहीं पालन, हम लग रहा है कि वो यहाँ से कोरोना लेके जाएंगे। कंटिन्यू मैं खुद उनको बोल रहा था डिस्टेंस रखो, जिसके लिए अपन आए उसका मेन इंपॉर्टेंट है मास्क और डिस्टेंस। उनको समझा के, लेकिन वो क्या है, एक फैमिली के लोग थे, वो माफ करके रहते। मैंने एक बार ने हाथ जोड़, क्योंकि मेरे माँ बाप के उम्र के है, वो हाथ जोड़ के उनको बोला मैंने। माँ बाप के उम्र के हैं, लेकिन इंतजाम यहाँ पे भी पानी का कर देते तो बुजुर्ग लाइन छोड़ के जाएं वहाँ पे। नहीं, हाँ ठीक है, वो कल वो भी कर रहे अपन यहाँ, बिल्कुल। नागपुर से कल भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी, कल भी इसी तरह की परेशानियां थी, इसी तरह के सवाल थे, कल भी कहा गया था इंतजाम कर देंगे, लेकिन आज भी हालात बिल्कुल नहीं बदले। मुंबई में आज फिर इसी तरह की भीड़, इसी तरह के हालात। हालांकि कल से मैं कहूँगा थोड़े से बेहतर थे। नेस्को ग्राउंड में जो वैक्सीनेशन सेंटर बना है, उसमें एक बार में 20 लोगों को ही अंदर भेजा जा रहा था। सेंटर के बाहर लोगों की लाइन भी लगवा दी गई थी, लेकिन धूप तो थी, पीने के लिए पानी तो नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को यह भी नहीं बताया जा रहा था कि उनका नंबर कब आएगा, उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना होगा। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 1 किलोमीटर से लंबी लाइन थी और लाइन में लगने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग थे। 9 बजे से वैक्सीन ड्राइव शुरू होनी थी, लेकिन लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग गए थे। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए
उमड़ रही भीड़ को देखते हुए 29 नए हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन को आज मंजूरी दी गई, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहा है। अभी तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। आपने रजिस्टर करा रखा है या वॉक इन? रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पूरी जानकारी है उसमें, कौन से बूथ पे जाना है आपको और कितने बजे लगेगा? कितने बजे का आइडिया नहीं है। कुछ बताया गया कितने देर में आपका नंबर आएगा वैक्सीन? सब पूछा तो बोला देखो अभी पता चलेगा। 1 घंटा बोल रहे हैं। 1 घंटा बोल रहे हैं। यस। और अब इतना सवेरे सवेरे आए, ज़्यादा उत्साह है वैक्सीन को लेकर? उत्साह तो है, थोड़ी घबराहट भी है। घबराहट भी है जी। तो प्रधानमंत्री ने भी लगवा लिया, इसलिए घबराहट थोड़ी कम हो गई है। कम हो गई जी। ये आप लोगों ने रजिस्टर कराया हुआ है सर? रजिस्टर किया हुआ है, शेड्यूल नहीं किया हुआ है। शेड्यूल नहीं किया है, रजिस्टर किया। आपको ओटीपी आया? हाँ ओटीपी आया। कौन से स्लॉट में है, कहाँ, कितने बजे है, ये नहीं पता? ये वॉक इन में आए हम। वॉक इन में आए? नहीं पता जी, नहीं पता। नहीं, सिर्फ रजिस्टर किया है। तो वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गेट इनटू द वैक्सीनेशन सेंटर। कोविन पोर्टल पर रजिस्टर किया है? जी हाँ जी। सवेरे सवेरे आ गई? हाँ सवेरे सवेरे आ गए। कुछ खास वजह इतने सवेरे आने का? नहीं, बस ऐसा ही नंबर जल्दी आ जाए इसी वजह से। 16 नंबर है। 16 नंबर है। कितने बजे आ गई यहाँ पे? 8 बजे। 8 बजे आ गई। अब कितने बजे अंदर लेंगे, कुछ बताया इन्होंने? बस जैसे ही वो लोग को हॉल क्लीन हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे अंदर लेना। वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे बुजुर्गों में जो संयम है, जो हिम्मत है, उसको तो नमन करना चाहिए। लेकिन कितने सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिनके बाहर जो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े लोग हैं जो बुजुर्ग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साल भर खुद को घर में बंद रखा, तमाम तरह की मुश्किलात झेलकर अपने आप को कोरोना से बचाए रखा। अब ये लोग सरकार की बात पर भरोसा करके, वैक्सीन पर यकीन करके कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। खतरा उठाकर घर से निकले हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर बुजुर्गों को डर लगता है कि उनकी साल भर की मेहनत खराब ना हो जाए, वो वैक्सीन के बजाय कोरोना लेकर वापस घर न जाएं, तो ये दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इन लोगों की भावनाओं का, इनके संयम का ध्यान रखना चाहिए। तमिलनाडु से आई एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जयललिता की करीबी शशि कला ने ऐलान किया है कि वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से फिलहाल दूर रहेंगी। तमिलनाडु में अप्रैल में असेंबली के इलेक्शन है और शशि कला चुनाव से दूर रहने का ऐलान कर रही हैं। ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान जारी करके ऐलान किया है। शशि कला ने डीएमके को हराने की अपील की है। शशि कला ने लोगों से कहा कि जयललिता के सभी सपोर्टर्स को यह नहीं भूलना चाहिए कि अम्मा ने डीएमके के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अब जयललिता के गोल्डन रूल को तमिलनाडु में जारी रखने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को फैसला करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसा तभी होगा जब असेंबली इलेक्शन में डीएमके को हराया जाए। गौर करने की बात यह कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा पूरी करके कुछ ही दिन पहले शशि कला जेल से बाहर आई हैं। मेरी जानकारी है कि बीजेपी चाहती थी डीएमके को हराने के लिए एआईडीएमके और शशि कला मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन लगता है कि संभव नहीं हो पाया। एआईडीएमके के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए शशि कला ने वोट दब बटे इसके लिए राजनीति से बाहर रहने का फैसला किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।